नमस्कार। वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के इस बेहद अहम और विस्तृत विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो अक्सर हेडलाइंस के शोर में कहीं छिप जाता है, लेकिन सच कहूं तो इसमें हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की रफ्तार को रोकने की ताकत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारी ऊर्जा सुरक्षा की। ये किसी भी देश के लिए एक अदृश्य शील्ड या कवच की तरह काम करती है। जब तक सब कुछ ठीक है, किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन जैसे ही इसमें कोई दरार आती है, इसका असर सीधे हम सबकी जेब पर पड़ता है। तो चलिए, भारत की ऊर्जा तैयारियों और एक ऐसी टिक टिक करती टाइम बम जैसी स्थिति का विश्लेषण करते हैं जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। तो सीधे इस हालिया रिपोर्ट की तरफ चलते हैं जिसने इस पूरी चर्चा की नींव रखी है। द हिंदू की ये रिपोर्ट साफ साफ बताती है कि कैसे कुछ बेहद जरूरी सबक हमने अभी तक नहीं सीखे हैं। याद है ना, हाल ही में पूरे 4 साल के एक लंबे गैप के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी उछाल आया था। खैर, ये कोई रातों रात नहीं हुआ। सरकार पहले से ही कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का अलर्ट दे रही थी और हमारी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां, जिन्हें हम OMCs कहते हैं, वो भारी नुकसान उठा रही थी। लेकिन बात सिर्फ आज के मार्केट की नहीं है, कहानी इसके बहुत पीछे तक जाती है। असल में ये जो झटके अर्थव्यवस्था को लग रहे हैं, ये तो बस ऊपरी लक्षण हैं। जैसे विदेशी मुद्रा भंडार में आ रही कमी के कारण खर्च कम करने की अपील, रुपए की कीमत में लगातार हो रही गिरावट और वो डराने वाले महंगाई के आंकड़े, ये सब इशारा कर रहे हैं एक बहुत ही गहरी और पुरानी समस्या की तरफ। एक ऐसी समस्या जिसे शायद दशकों पहले ही सुलझा लेना चाहिए था। ये सीधा जुड़ा है हमारे देश के पास मौजूद अपर्याप्त रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस रिजर्व से। चलिए थोड़ा बेसिक्स पर चलते हैं। ये रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार या SPR आखिर भला क्या है? सीधे शब्दों में कहे तो ये कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा इमरजेंसी गुल्लक है। इसका इस्तेमाल सिर्फ तब किया जाता है जब कोई बड़ा युद्ध छिड़ जाए या दुनिया भर में तेल की सप्लाई अचानक रुक जाए। 1991 के आर्थिक संकट के बाद भारत को अपनी इस कमजोरी का एहसास हुआ था और 2000 के दशक की शुरुआत में इस रिजर्व प्रोग्राम को शुरू किया गया। इसके तहत 36.7 से 39 मिलियन बैरल तक की क्षमता वाला एक रिजर्व तैयार किया गया। और अब एक ऐसा आंकड़ा जो वाकई चौंकाने वाला है, सिर्फ 7। जी हाँ, ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। जरा सोचिए, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जहाँ रोजाना करीब 5.5 मिलियन बैरल तेल की खपत होती है। और हमारा ये जो पूरा डेडिकेटेड इमरजेंसी रिजर्व है ना, ये हमारी इस विशाल मांग को सिर्फ 7 दिनों तक ही पूरा कर सकता है। जी हाँ, सिर्फ 1 हफ्ता। यानी अगर आज कोई वैश्विक संकट हमारी सप्लाई चेन को पूरी तरह काट दे, तो हमारे पास अपने इस खास भंडार में सिर्फ 7 दिन का कच्चा तेल बचेगा। हालांकि कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। अगर हम OMCs के पास मौजूद इन्वेंट्री और रास्ते में आने वाले आयातित तेल को भी मिला दें, तो हमारे पास टोटल 70 दिनों से ज़्यादा का स्टॉक हो जाता है। ये सुनकर थोड़ी राहत जरूर मिलती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मार्केट के लिए सिर्फ कमर्शियल स्टॉक के भरोसे बेचना एक बहुत बड़ा रिस्क है। हमारा जो डेडिकेटेड रणनीतिक भंडार है वो अभी भी बहुत कम है और यही चीज़ भारत को किसी भी गंभीर वैश्विक संकट के सामने बेहद कमज़ोर बना देती है। और ये कमजोरी तब और भी साफ नजर आती है जब हम अपनी तुलना दुनिया के बाकी देशों से करते हैं। भारत के पास 39 मिलियन बैरल का रिजर्व है, जो कि अमेरिका के 714 मिलियन और चीन के 900 मिलियन बैरल के सामने सच में बिल्कुल बौना लगता है। ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि दुनिया की बाकी बड़ी ताकतें अपने इस एनर्जी शील्ड को लेकर कितनी सीरियस है। क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा का मतलब सिर्फ पैसा बचाना नहीं होता, इसका सीधा मतलब है किसी भी हाल में देश के पहियों को रुकने ना देना। इस फासले को जरा और करीब से समझते हैं। अमेरिका का रिजर्व हमारे रिजर्व से पूरे 18 गुना बड़ा है। 18 गुना! ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है। दरअसल 1973 के तेल संकट के जो भयानक परिणाम दुनिया ने देखे थे, उसके तुरंत बाद अमेरिका ने अपना ये विशाल भंडार बनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने इतिहास से बहुत बड़ा सबक सीखा और ये पक्का कर लिया कि भविष्य में कोई भी देश उनकी एनर्जी सप्लाई को हथियार बनाकर उन्हें ब्लैकमेल न कर सके। और सच कहूं तो यही वो सबक है जो शायद हमने अभी तक पूरी तरह से नहीं सीखा है। आइए इन ग्लोबल पास की स्ट्रैटेजी को थोड़ा और डिकोड करते हैं। फिलहाल अमेरिका के पास अपने रिजर्व सिस्टम में करीब 400 मिलियन बैरल तेल रखा हुआ है, जो आराम से 20 दिनों का काम चला सकता है। इसके अलावा उनका जो पूरा कमर्शियल सिस्टम है वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA के 90 दिन वाले स्टैंडर्ड को बड़े आराम से पार कर जाता है। और एक और बात,
अमेरिका रोजाना 13 मिलियन बैरल के साथ दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक भी है। वहीं दूसरी तरफ चीन को देखिए, वो भी हमारी तरह एक बड़ा तेल आयातक देश है, लेकिन उसने भी किसी भी खतरे से बचने के लिए लगभग 900 मिलियन बैरल का एक भारी भरकम भंडार तैयार कर लिया है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ कच्चे तेल तक सीमित नहीं है। ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा था। असली टेंशन तो तब शुरू होती है जब हम गैस रिजर्व्स की तरफ मुड़ते हैं। जब हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी और लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी के आंकड़ों को देखते हैं तो हालात और भी ज्यादा चिंताजनक लगने लगते हैं। चलिए हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी यानी रसोई गैस के गणित को समझते हैं। भारत में एलपीजी की कुल स्टोरेज कैपेसिटी करीब 1-4 लाख टन है, लेकिन जरा हमारी रोज की खपत तो देखिए, ये करीब 80,000 टन है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम रोजाना अपनी कुल रिजर्व क्षमता का आधे से ज्यादा हिस्सा इस्तेमाल कर लेते हैं। आसान भाषा में कहें तो हमारे पास एलपीजी का पूरा 2 दिन का भी सेफ रिजर्व मौजूद नहीं है। ये बिल्कुल एक दूसरी टिक टिक करती हुई घड़ी है, जिसका सीधा असर करोड़ों घरों के किचन पर पड़ सकता है। और अब बात करते हैं एलएनजी की। यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पूरी तरह से खुलकर सामने आ जाती है। यकीन मानिए, भारत के पास एलएनजी के लिए एक भी अंडरग्राउंड या भूमिगत स्टोरेज सुविधा है ही नहीं, बिल्कुल जीरो। हम पूरी तरह से पेट्रोनेट, एलएनजी और बीपीसीएल जैसी कंपनियों की रीगैसिफिकेशन सुविधाओं के भरोसे बैठे हैं। और ये भूलना नहीं चाहिए कि एलएनजी सिर्फ एक ईंधन नहीं है, ये फर्टिलाइजर यानी खाद बनाने के लिए बेहद जरूरी है। मतलब अगर एलएनजी की सप्लाई में कोई भी रुकावट आती है तो उसका सीधा और भयानक असर हमारी खेती और खाद्य सुरक्षा पर पड़ेगा। यहाँ आकर तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ हमारा सिस्टम है जो बिना किसी अंडरग्राउंड एलएनजी स्टोरेज के पूरी तरह स्पॉट मार्केट के भरोसे चल रहा है, यानी जब इंटरनेशनल मार्केट में अचानक से दाम आसमान छूते हैं तो मजबूरी में वो बढ़ी हुई कीमत चुकानी ही पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और चीन जैसे देश हैं, उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को ऐसे अचानक लगने वाले झटकों से बचाने के लिए पहले ही अंडरग्राउंड एलएनजी स्टोरेज में बेहिसाब निवेश कर रखा है। उनकी सेफ्टी नेट पूरी तरह से तैयार है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम पॉइंट क्या है? वो है भू राजनीतिक या जियोपॉलिटिकल कीमत। जरा हाल के उदाहरणों पर गौर करें। जब रूस यूक्रेन युद्ध के बाद गैस की सप्लाई में रुकावट आई तो यूरोपियन यूनियन ने लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल करके खुद को स्पॉट मार्केट की मार से बचा लिया। इसी तरह मजबूत रिजर्व वाले चीन ने रूसी तेल पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों की बिल्कुल परवाह नहीं की और डिस्काउंट पर तेल खरीदकर जबरदस्त आर्थिक फायदा उठाया। इन देशों के पास अपनी शर्तें खुद तय करने की पावर थी, क्योंकि उनके पास एक बेहद मजबूत एनर्जी बैकअप था। और यही सब हमें आज के इस सबसे बड़े और ज़रूरी सवाल पर ले आता है। अगर हमारे पास भी अमेरिका या चीन के तरह एक बड़ा और मजबूत रणनीतिक ऊर्जा भंडार होता, तो क्या आज के इन ग्लोबल क्राइसिस के बीच हम कहीं बेहतर रणनीतिक स्वायत्ता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं बनाए रख सकते थे? क्या एक सेफ एनर्जी बफर होने से देश की विदेश नीति और आर्थिक आज़ादी को और भी मजबूती नहीं मिलती? ये कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल हैं और बिना सीखे गए सबक हैं जिन पर तुरंत विचार करने की जरूरत है। क्योंकि एक बात तो तय है, ऊर्जा सुरक्षा के बिना किसी भी मजबूत अर्थव्यवस्था की कल्पना करना नामुमकिन है। इस बेहद जरूरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।